गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इस क्लास में हम प्रारंभ करेंगे एम्ब्रियोलॉजी विषय का टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत हमने पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ा था कि किस प्रकार से फ्लावर जो है, फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स स्टेमन्स पाए जाते हैं और इन स्टेमन्स के अंदर किस प्रकार से पोलन ग्रेन का निर्माण होता है। आज की क्लास से हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को प्रारंभ कर रहे हैं। फ्लावर के अंदर ही जो गाइनोशियम पोर्शन पाया जाता है, इस गाइनोशियम की ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ओव्यूल्स यानी बीजांड। बीजांड ही वास्तव में वह स्ट्रक्चर्स होती है जिनके अंदर एग सेल्स का निर्माण होता है या फीमेल गेमिट्स का निर्माण होता है। तो बीजांड वह संरचना है जिसके अंदर फीमेल गेमिट्स का निर्माण होता है या मादा युग्मकों का निर्माण होता है। तो आज की इस क्लास में हम प्रारंभ कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और इसके अंदर हम प्रारंभ करेंगे ओव्यूल्स या बीजांड की संरचना को। तो शुरुआत हम करते हैं, वापस आते हैं फ्लावर के ऊपर कि फ्लावर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है ये कहां पर मौजूद होते हैं। जब हमने फ्लावर की स्ट्रक्चर पढ़ी थी तब हमने बात की थी कि फ्लावर का जो सेंट्रल पार्ट होता है, फ्लावर का जो केंद्रीय भाग होता है, इस केंद्रीय भाग के अंदर जो है स्ट्रक्चर पाई जाती है, इस स्ट्रक्चर को हम गाइनोशियम कहते हैं। गाइनोशियम यानी जायंत कहते हैं। इन गाइनोशियम को हम पिस्टिल भी कहते हैं और ये पिस्टिल जो है इसके ऊपर और चर्चा करेंगे। इन्हें कई बार हम कार्पल भी कहते हैं। ये पिस्टिल या कार्पल क्या है, इसके ऊपर अभी हम और डिटेल में चर्चा करेंगे। तो फिलहाल हम गाइनोशियम की बात करते हैं कि इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की स्ट्रक्चर जो है ये किस प्रकार की होती है। तो ये पुष्प के केंद्रीय भाग में पाई जाने वाली स्ट्रक्चर है जिसके शीर्ष भाग पर पाई जाती है स्टिग्मा या वर्तिकाग्र और यह जुड़ा होता है पतली नलिकाकार संरचना जिसे हम स्टाइल या वर्तिका बोलते हैं। और इसका जो मुख्य भाग होता है, इस मुख्य फूले हुए फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ओवरी। ओवरी यानी अंडाशय कहते हैं। अब ये अंडाशय जो है, इस अंडाशय के अंदर एक विशेष प्रकार की संरचना लगती है जिन्हें कहते हैं ओव्यूल्स। और तो जो स्ट्रक्चर हम इस क्लास में पढ़ना चाहते हैं वो एक्चुअल में क्या है, ओव्यूल। क्योंकि यह ओव्यूल ही वह संरचना है जिसके अंदर फीमेल गेमिट यानी मादा युग्मकों का निर्माण होता है। तो हमारा मेन कंसंट्रेशन इस पूरे गाइनोशियम के अंदर जो मेन कंसंट्रेशन है वो ओव्यूल के ऊपर है कि ओव्यूल की संरचना किस प्रकार की होती है और कहां पर इसके अंदर फीमेल गेमिट्स का निर्माण होता है, किस प्रक्रिया के द्वारा फीमेल गेमिट्स का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पर चलते चलते हम एक बात और कर लेते हैं कि हमने जिम्नोस्पर्म तक का हमारा अध्ययन किया हुआ है। तो वहां पर हमने देखा था कि जिम्नोस्पर्म जैसे प्लांट है वहां पर एक विशेष प्रकार की पत्तियां पाई जाती है पादपों में जिन्हें मेगास्पोरोफिल कहते हैं या गुरु बीजाणु पर्ण कहते हैं। तो मेगास्पोरोफिल या गुरु बीजाणु पर्ण जो है, इनके ऊपर जो स्पोरेंजिया बनती है और उन स्पोरेंजिया को बोलते हैं मेगास्पोरेंजिया बोलते हैं। और इन मेगास्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोर बनते हैं जो कि फीमेल गेमिट के समान होते हैं उन्हें मेगास्पोर बोलते हैं। तो यहाँ पर यह गाइनोशियम जो है, ये गाइनोशियम वास्तव में मेगास्पोरोफिल के समान है, यानी गुरु बीजाणु पर्ण के समान जो है ये गाइनोशियम होता है। और इसके ऊपर जो ये ओव्यूल्स बनते हैं ये मेगास्पोरेंजिया के समान होते हैं। तो ओव्यूल्स को मेगास्पोरेंजिया कहते हैं और गाइनोशियम जो है मेगास्पोरोफिल या गुरु बीजाणु पर्ण के समान होती है। तो हम आगे वापस चलते हैं इस स्ट्रक्चर के ऊपर कि ओव्यूल की और डिटेल के अंदर देखते हैं किस प्रकार से ओव्यूल की स्ट्रक्चर पाई जाती है। आगे चलते हैं कि अगर हम एक सिंपल पिस्टिल का मतलब होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो पाया जाता है, उसकी यूनिट जो है वह पिस्टिल होती है। तो गाइनोशियम जो है इसकी यूनिट को हम क्या बोलते हैं, पिस्टिल बोलते हैं। तो यह जो पिस्टिल होती है जब सिंपल प्रकार की होती है उस कंडीशन में इसमें स्टिग्मा, स्टाइल और इस प्रकार से ओवरी पाई जाती है। और सिंपल पिस्टिल का मतलब होता है इस ओवरी के अंदर एक ही कार्पल मौजूद होता है। कार्पल पर अभी और चर्चा कर लेंगे कि कार्पल जो है यह मिलकर पिस्टिल का निर्माण करती है। हो सकता है एक पिस्टिल के अंदर एक ही कार्पल मौजूद हो जो कि यहाँ पर मौजूद है, और हो सकता है कि एक पिस्टिल के अंदर कई कार्पल मौजूद हो, उसके भी हम और देख लेंगे अभी। तो ये एक पिस्टिल है जिसके अंदर एक ही कार्पल मौजूद है, यानी एक ही लोक्यूल, एक ही अवकाश मौजूद है, तो उसे हम एक कार्पल बोलते हैं, मोनोकार्पलरी बोलते हैं। तो इस प्रकार की पिस्टिल जो है सिंपल पिस्टिल कहलाती है।
और इसकी भित्ति पर इस प्रकार से ओव्यूल जो है ये लगे होते हैं। तो ओव्यूल जो है जिस स्थान पर लगते हैं उस स्थान को बोलते हैं बीजांडासन बोलते हैं। तो ओव्यूल जो है इस प्रकार से प्लेसेंटा के द्वारा बीजांडासन से जुड़े हुए होते हैं। तो ये प्लेसेंटा यहाँ पर पाई जाती है, तो ओव्यूल को यहाँ पर जोड़ने का कार्य करती है। और ये यहाँ पर ओवरी की वॉल है। ये जो ओवरी आप देख रहे हो ये पूरी ओवरी है, ये इसकी भित्ति है और इसके अंदर ये जो इस प्रकार से ओव्यूल लगे हैं, ये ओव्यूल आपको टीएस में यहाँ पर आपको दिखाई दे। एक डायग्राम और देखते हैं। ये है कंपाउंड पिस्टिल, जो कि दो कार्पल से मिलकर बनी होती है। दो कार्पल का मतलब होता है यहाँ पर ये एक कार्पल मौजूद है और ये दूसरा कार्पल मौजूद है। तो इस ओवरी के अंदर जो दो लोक्यूल है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मौजूद है, ये एक कार्पल है और ये दूसरा कार्पल है। तो दो या दो से अधिक कार्पल मिलकर जब ओवरी का निर्माण करते हैं, पिस्टिल का निर्माण करते हैं, उस कंडीशन में इसे कंपाउंड पिस्टिल कहते हैं। तो पिस्टिल स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से बनी हुई स्ट्रक्चर है, उसे हम पिस्टिल बोलते हैं। और इस पिस्टिल के अंदर पिस्टिल का निर्माण जो है कई बार दो या दो से अधिक कार्पल से मिलकर होता है। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर कि दो कार्पल मिलकर जो है एक ओवरी का निर्माण कर रहे हैं। तो इस प्रकार की पिस्टिल जो है कंपाउंड पिस्टिल कहलाती है। लेकिन ओवरऑल जो अगर बात करें हम कि चाहे पिस्टिल सिंपल हो या पिस्टिल कंपाउंड हो, दोनों ही प्रकार की पिस्टिल के अंदर जो ओव्यूल्स जो है ये लगे हुए होते हैं। कई बार एक ओव्यूल होते हैं, कई बार बहुत सारे ओव्यूल जो है इस प्रकार जो है ये लगे हुए होते हैं। तो ये ओव्यूल जो है इस प्रकार एक वृंत के द्वारा प्लेसेंटा से जुड़े हुए होते हैं। तो इस प्रकार ये जो डायग्राम्स हमने देखे हैं, इस डायग्राम्स के द्वारा हमने यह समझने का प्रयास किया है कि फ्लावर जो है, फ्लावर के अंदर ओव्यूल जो है इसके गाइनोसियम रीजन में या पिस्टिल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और जो इसकी ओवरी होती है, पिस्टिल की ओवरी, इस ओवरी या अंडाशय, अंडाशय के अंदर ओव्यूल्स जो है ये लगे हुए होते हैं। तो अगर एक ओव्यूल के स्ट्रक्चर की बात करें, जैसा कि हमने पहले ही बात की थी, ओव्यूल जो है मेगास्पोरेंजिया के समान होते हैं। तो ये ओव्यूल की बात करें तो ये ओव्यूल का वृंत होता है। इस वृंत की सहायता से यह जो है इस वॉल से, इस बीजांडासन से जुड़ी हुई होती है। तो ये जो वृंत है जो यहाँ पर पाया जा रहा है, इस वृंत की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर इस वृंत को बोलते हैं फिन्यूक्लियस बोलते हैं। तो फिन्यूक्लियस जो है ओवरी का वृंत होता है जो कि इसे प्लेसेंटा से जोड़े रखने का कार्य करता है। और यह फिन्यूक्लियस जिस स्थान पर ओव्यूल के मुख्य भाग से जुड़ता है या इंटेगुमेंट से जुड़ता है, इस भाग को बोलते हैं हाइलम बोलते हैं। तो फिन्यूक्लियस जो है ओव्यूल से जिस स्थान पर जुड़ता है उस भाग को हम कह देते हैं हाइलम बोल देते हैं। ओव्यूल जो है, इस ओव्यूल का जो ये प्रवेश द्वार होता है, जहां से पराग नलिका प्रवेश करती है, पोलन ट्यूब प्रवेश करती है। एक्चुअली क्या परागण की क्रिया जो होती है ये ओव्यूल में संपन्न होती है। तो माइक्रोपाइल वह भाग होता है जहां से पराग नलिका जो है ओव्यूल के अंदर प्रवेश करती है। तो यह माइक्रोपाइल जो है ओव्यूल का प्रवेश द्वार होता है। तो इसे माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार कहते हैं। और प्रत्येक ओव्यूल जो है इस प्रकार से इंटेगुमेंट्स के द्वारा घिरा होता है। इंटेगुमेंट यानी अध्यावरण। तो ये जो है एक इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट है, ये इनर इंटेगुमेंट प्रेजेंट है। तो आउटर और इनर ये अध्यावरण जो है जिन्हें हम इंटेगुमेंट्स कहते हैं, ये इस पूरे ओव्यूल के चारों ओर मौजूद होते हैं और इसकी सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। इस ओव्यूल के अंदर माइक्रोपाइल के जस्ट सामने स्थित, जस्ट अपोजिट जो टिश्यू होता है उसे जो है कैलाजा बोलते हैं। तो माइक्रोपाइल के जस्ट सामने जो टिश्यू है उसे कैलाजा इसे हम कहते हैं, कैलाजा या निभाग के नाम से इसे हम जानते हैं। और यहाँ पर इस ओव्यूल का जो मुख्य कोशिकीय भाग होता है, मुख्य जो उत्तक होता है, जो कि समान प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इसे हम बोलते हैं न्यूसिलस या बीजांड काय बोलते हैं। तो न्यूसिलस जो है इस ओव्यूल का जो प्रमुख भाग होता है, प्रमुख उत्तक ये पाया जाता है। और इस न्यूसिलस के अंदर बनता है फीमेल गेमेटोफाइट, यानी मादा युग्मकों जो बनता है। फीमेल गेमेटोफाइट का निर्माण जो होता है वह ओव्यूल के अंदर उपस्थित न्यूसिलस के अंदर होता है। तो इस प्रकार यह एक अंडाकार संरचना बनती है जिसे हम एम्ब्रियो सेक या फीमेल गेमेटोफाइट कहते हैं। और इसी एम्ब्रियो सेक के अंदर आगे चलकर एग सेल का डेवलपमेंट होता है। ये जो एग सेल बनती है इसे हम, ये एग सेल जो बन रही है, यह एग सेल जो है यह इस एम्ब्रियो सेक या फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर बनती है। तो यहाँ पर इस पूरी मेगास्पोरेंजिया की स्ट्रक्चर या पूरी ओव्यूल की स्ट्रक्चर देखने के बाद हमें यह पता लगता है कि वास्तव में ओव्यूल की संरचना बहुत ही जटिल होती है। यह ओव्यूल एक वृंत के द्वारा जुड़ा होता है और इस ओव्यूल के अंदर ही
फीमेल गेमेटोफाइट का निर्माण होता है या मादा युग्मकोद्भिद बनता है जिसके अंदर एग सेल बनती है। और यह एग सेल जो है आगे पोलन ग्रेन से फ्यूज होती है। पोलन ग्रेन में जो मेल गेमेट बनते हैं इसके साथ फ्यूज होती है और निषेचन की प्रक्रिया जो है यह ओव्यूल में ही संपन्न होती है। तो ओव्यूल बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है जहां पर निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। यहाँ पर आपने ओव्यूल की एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखा है। को क्या डायग्राम है, किस प्रकार के उत्तक या किस प्रकार की कोशिका या कौन कौन से भाग जो ओव्यूल में पाए जाते हैं। आगे हम इन सभी भागों को अध्ययन हम डिटेल में हम इनका अध्ययन करेंगे, प्रत्येक भाग के ऊपर विस्तृत चर्चा हम करेंगे। ओव्यूल को अगर हम शब्दों में परिभाषित करें तो ओव्यूल जो है प्लांट में पाई जाने वाली एक स्ट्रक्चर है जो कि किसी फ्लावर के गाइनोसियम के अंदर उपस्थित होते हैं और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के उपरांत या निषेचन के उपरांत इनसे बीजों का निर्माण होता है। कोई फ्रूट हम देखते हैं, फ्रूट जो है वास्तव में एक ये समझने वाली बात है कि कोई भी फ्रूट देखते हैं, जैसे मान ले आपने टमाटर का फ्रूट देखा तो टमाटर का जो एक्चुअल में फ्रूट है ये फ्रूट इसकी ओवरी का रूपांतरण है। तो ये जो ओवरी देख रहे हो आप गाइनोसियम पे, तो ये ओवरी जो है ये फ्रूट के अंदर रूपांतरित हो जाती है और इस ओवरी के अंदर उपस्थित जो ओव्यूल है ये ओव्यूल बीजों में रूपांतरित हो जाते हैं। तो टमाटर का जो फ्रूट देख रहे हो ये वास्तव में इसकी टमाटर की ओवरी थी पहले और इसके अंदर उपस्थित बीज जो है इसमें उपस्थित ओव्यूल थे। तो हम किसी भी प्लांट के फ्रूट को देखकर हम उसकी स्ट्रक्चर को अनुमान लगा सकते हैं कि इसकी ओवरी की स्ट्रक्चर किस प्रकार से रही होगी और उस ओवरी के अंदर ओव्यूल्स का अरेंजमेंट किस प्रकार से रहा होगा, क्योंकि ओव्यूल ही निषेचन के उपरांत बीजों का निर्माण करते हैं। तो ओव्यूल को अगर परिभाषित किया जाए तो सीधी सी परिभाषा ये होती है कि किसी भी पुष्प के अंदर उपस्थित वह भाग जो निषेचन के उपरांत बीजों का निर्माण करते हैं उन्हें हम ओव्यूल बोलते हैं। ये थोड़ा और डिटेल में जाए तो किसी भी पादप के पुष्प के मादा भाग या फीमेल पार्ट जो है, फीमेल पार्ट की ओवरी में प्रेजेंट ओव्यूल्स जो है ये निषेचन के उपरांत जो है सीड का निर्माण करते हैं। तो अब हम एक एक करके इसके भाग की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्यूनिकल या बीजांड वृंत जिसकी हम बात करते हैं। जैसे कि हमने डायग्राम में देखा था यहाँ पर कि ये फ्यूनिकुलस होता है। फ्यूनिकुलस जो है इसके वृंत का निर्माण करता है जो कि सामान्य स्ट्रक्चर होती है। इसका एक ही कार्य है कि यह इस ओव्यूल को बीजांडासन से जोड़ने का कार्य करता है, ये प्लेसेंटा से जोड़ने का काम करता है। ये ओव्यूल का वृंत होता है तो बहुत पतली स्ट्रक्चर होती है। कई बार यह छोटा भी हो सकता है, कुछ प्लांट्स में अस्पष्ट भी होता है और किसी में स्पष्ट यहाँ पर दृष्टिगोचर होता है, स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। दूसरा होता है भाग हाइलम या नाभिक। हाइलम या नाभिक भी आप यहाँ देख सकते हो। हाइलम या नाभिक ये भाग है, आप यहाँ देखिए फ्यूनिकुलस जो होता है, ये फ्यूनिकुलस जो है यहाँ पर इस स्थान के ऊपर किससे जुड़ता है, ओव्यूल से जुड़ता है। ये पूरा ओव्यूल है और इस ओव्यूल से जब फ्यूनिकुलस जुड़ता है तो फ्यूनिकुलस जिस भाग से जुड़ता है, जिस भाग पर जुड़ता है उस भाग को हम हाइलम या नाभिक बोलते हैं। तो हाइलम भी एक सिंपल सा भाग होता है, कोई विशेष प्रकार का भाग नहीं है जो कि रिप्रोडक्शन में भाग नहीं ले रहा है, ये इसके कायिक भाग होते हैं। इसके पश्चात जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो होता है ओव्यूल के इंटेगुमेंट या अध्यावरण। इंटेगुमेंट जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि इंटेगुमेंट जो है प्रत्येक ओव्यूल जो है यह एक, दो अथवा अधिक इंटेगुमेंट द्वारा घिरा होता है। यानी ये ओव्यूल का मुख्य भाग होता है जिसके चारों तरफ जो है इसके दो मोटे मोटे आवरण यहाँ पर उपस्थित है और इन आवरणों को हम इंटेगुमेंट्स कहते हैं। और इन आवरणों के बीच में छिद्र पाया जाता है जिसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं, जहां से पराग नलिका प्रवेश करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंटेगुमेंट या आवरण जो है किसी भी ओव्यूल के चारों तरफ एक, दो अथवा तीन अध्यावरण या इंटेगुमेंट्स पाए जाते हैं। इनके आधार पर ही हमने ओव्यूल के प्रकार भी बताए हैं। पहला प्रकार है यूनिटेगमिक। यूनिटेगमिक का मतलब होता है एक अध्यावरणी, यूनि का मतलब एक, टेगमिक मतलब अध्यावरण या इंटेगुमेंट। तो ऐसे ओव्यूल जिनमें केवल एक ही इंटेगुमेंट पाया जाता है, ऐसे जो है ओव्यूल जो है यूनिटेगमिक कहलाती है। स्पेशली सिम्पेटेली जो फैमिली है इसके अंदर इस प्रकार के प्लांट्स देखने को मिलते हैं जिनके अंदर एक ही इंटेगुमेंट्स वाले जो है ओव्यूल्स पाए जाते हैं। दूसरे प्रकार के हैं बाइटेगमिक प्रकार के। बाइटेगमिक का मतलब होता है कि यहाँ पर दो इंटेगुमेंट प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि आपने डायग्राम में देखा था, पीछे वाला डायग्राम जो है ये बाइटेगमिक है जहां पर दो इंटेगुमेंट प्रेजेंट होते हैं। जो बाहर इंटेगुमेंट होते हैं उसे हम
आउटर इंटेगुमेंट कहते हैं, अंदर जो इंटेगुमेंट होता है उसे इनर इंटेगुमेंट कहते हैं। चूंकि बाहर वाला इंटेगुमेंट वातावरण के संपर्क में होता है इसलिए थोड़ा मजबूत होता है, थोड़ा हार्ड होता है, थोड़ा प्रोटेक्टिव नेचर का होता है, जबकि अंदर उपस्थित इंटेगुमेंट जो है यह थोड़ा सॉफ्ट होता है और सपोर्टिव नेचर का होता है। तो इस प्रकार दो इंटेगुमेंट्स पाए जाते हैं। सामान्यतः जो मोनोकोट प्लांट है, एक बीजपत्री पादप है, उनके अंदर बाइटेगमिक प्रकार के ओव्यूल पाए जाते हैं। तीसरे प्रकार के जिसे हम ट्राइटेगमिक कहते हैं। ट्राइटेगमिक का मतलब होता है यहाँ पर 3 इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, सबसे बाहरी, फिर मध्यम और सबसे आंतरिक। लेकिन सामान्यतः ये जो तीसरा इंटेगुमेंट पाया जाता है, तो सबसे बाहर जो इंटेगुमेंट पाया जाता है यह एरिल के रूप में पाया जाता है। बहुत से पादप है जिसके अंदर यह रूपांतरित होकर एरिल का निर्माण करता है। अब ये एरिल क्या होता है? एरिल वास्तव में जो तीसरा इंटेगुमेंट है, इस तीसरे इंटेगुमेंट से बनी हुई संरचना है, जो कि जब इस ओव्यूल से सीड बन जाता है उस समय भी इस सीड के ऊपर यह एरिल जो है उपस्थित होती है। तो ये एरिल जो तीसरा इंटेगुमेंट है, यह एक स्थायी संरचना है जो बाद में सीड के ऊपर भी उपस्थित पाई जाती है। सामान्यतः यह इस के ऊपर एक रंगीन भाग के रूप में दिखाई देता है, अथवा यह इसके ऊपर यह हेयर के में रूपांतरित हो जाता है, या फिर एक मासल संरचना के रूप में रूपांतरित हो जाता है। तो ये जो तीसरा अध्यावरण है, कई बीजों में यह एरिल के रूप में भी पाया जाता है, और ये बीज के अंदर उपस्थित होते हैं, तीसरे एक एक्स्ट्रा कवरिंग के रूप में प्रेजेंट होते हैं, और हेरी या मांसल संरचना या रंगीन भाग के रूप में दिखाई देते हैं। जैसे एग्जांपल हमारे पास ओपनसिया है, लीची है, जंगल जलेबी है, ये कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जहां पर एरिल जो है स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। और यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ कि जो लीची आप खाते हो, उस लीची के अंदर जो खाने योग्य भाग होता है, जो एडिबल पार्ट होता है, वह इसका एरिल होता है, थर्ड इंटेगुमेंट होता है। यानी जो आप देख रहे हो लीची, लीची का जो आप छिलका उतारते हो, ये छिलका जो होता है इसका फल भित्ति होती है, और इसके अंदर जो खाने योग्य भाग होता है वह इसका एरिल होता है या थर्ड इंटेगुमेंट होता है। इसी प्रकार जंगल जलेबी में भी ये कंडीशन देखने को मिलती है। इसी प्रकार पोमग्रेनेट देखते हो, अनार जो है, अनार के अंदर भी जो खाने वाले भाग होते हैं, बीज का जो खाने वाला भाग है वो इसका एरिल होता है। तो ये एरिल के रूप में तीसरा इंटेगुमेंट पाया जाता है। कई बार यह तीसरा इंटेगुमेंट जो कैरेंकल के रूप में भी पाया जाता है। कैरेंकल जो होता है यह एक स्पंजी आउटग्रोथ के रूप में पाया जाता है, और सामान्यतः ये माइक्रोपाइल के नजदीक पाए जाते हैं। यानी माइक्रोपाइल जो होता है, जो बीजांड द्वार होता है, इसके नजदीक तीसरा इंटेगुमेंट जो है एक स्पंजी आउटग्रोथ का निर्माण कर लेता है। इस आउटग्रोथ को ही कैरेंकल कहते हैं, और इस कैरेंकल का काम होता है वाटर को ऑब्जॉर्व करना, ये पानी को अवशोषित करने का काम करते हैं, जो कि जब सीड्स होते हैं, सीड्स पे जब उपस्थित होते हैं उस समय ये सीड्स के जर्मिनेशन में ये सहायता करने का काम करते हैं, क्योंकि ये स्पंजी नेचर के होते हैं, तो ये वाटर को ऑब्जॉर्व करते हैं और सीड जर्मिनेशन में हेल्प करते हैं। तो अरंडी जो होती है, केस्टर यानी अरंडी, इस पादप के अंदर यह कैरेंकल देखने को मिलता है। दोनों के डायग्राम आपको मैं शो कर रहा हूँ। ये लीची आप देख रहे हो, लीची के अंदर ये जो इसका बीज है, ये इसका सीड है। सीड का निर्माण होता है ओव्यूल से, और इस सीड के बारों तरफ ये जो व्हाइट कलर का जो खाने योग्य भाग होता है, ये इसका थर्ड इंटेगुमेंट होता है, जो कि एरिल के रूप में पाया जाता है। ये एक्चुअल में एरिल है, जो थर्ड इंटेगुमेंट का पार्ट है, इसे ही आप खाते हो। और ये जो पिंक कलर का जो आवरण देख रहे हो, यह इसकी फल भित्ति होता है। नाम तो इसका फल भित्ति है, फ्रूट वॉल है, लेकिन यहाँ पर ये खाने योग्य भाग नहीं है। खाने योग्य भाग इसका थर्ड इंटेगुमेंट या एरिल होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है परीक्षा की दृष्टि से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि इसमें खाने योग्य भाग कौन सा है। ये कैरेंकल है, कैरेंकल जो केस्टर सीड्स में पाया जाता है। ये अरंडी के बीज है आपके पास, ये अरंडी के बीज में ये इस प्रकार से जो फूले हुए भाग है, जो माइक्रोपाइल के पास जो फूला हुआ भाग है, ये थर्ड इंटेगुमेंट का रूपांतरण है। ये थर्ड इंटेगुमेंट यहाँ पर फूल कर एक स्पंजी से स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे हम कैरेंकल कहते हैं। तो केस्टर सीड्स में बहुत आसानी से ये देखे जा सकते हैं। आगे चलते हैं हम। इंटेगुमेंट में चौथी वैरायटी है जिसे हम एटेगमिक प्रकार के कहते हैं। एटेगमिक का मतलब अब्सेंट, ऐसे प्लांट जिनके अंदर ओव्यूल्स जो है, इनमें किसी प्रकार का कोई इंटेगुमेंट उपस्थित नहीं होता है। सामान्यतया जो पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं, जो परजीवी पादप होते हैं, उनमें ये कंडीशंस देखने को मिलती है, जैसे कि लोरेंथस है, सेंटलम है, सेंटलम यानी चंदन, चंदन जो आदि जो प्लांट है, इसके अंदर यह एटेगमिक कंडीशन भी देखने को मिलती है। इस प्रकार आपने देखा कि इंटेगुमेंट जो है, यह ओव्यूल्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है,
जो कई बार रूपांतरित होकर खाने योग्य भाग का निर्माण भी करता है। अगला भाग है न्यूसिलस या बीजांडकाई। जैसा कि हमने डायग्राम में देखा था कि ओव्यूल का जो मुख्य भाग होता है, जो उसका केंद्रीय भाग होता है, यह इसका न्यूसिलस या बीजांडकाई कहलाता है। नाम ही इससे स्पष्ट है, बीजांडकाय, यानी इस ओव्यूल की बॉडी बनाने वाला पार्ट जो है ये न्यूसिलस होता है, जो कि इंटेगुमेंट्स के द्वारा घिरा होता है। तो एक या दोनों इंटेगुमेंट्स के द्वारा घिरा हुआ जो ये भाग होता है, केंद्रीय भाग होता है किसी ओव्यूल का, उसी भाग को हम न्यूसिलस या बीजांडकाय बोलते हैं। और यह समान आकार की कोशिकाएं, होमोजेनस टिश्यू से बना हुआ होता है, और प्रत्येक ओव्यूल के अंदर सामान्यतया एक न्यूसिलस प्रेजेंट होता है। एक ओव्यूल जो है इसके अंदर एक न्यूसिलस प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ इसके अपवाद भी हैं, जैसे कि एगल मार्मेलोस के अंदर इंडियन बील जो है, जिसे आप बील वाला प्लांट बोलते हैं ना, जिससे बील का रस निकलता है, उसे हम इंडियन बील या एगल मार्मेलोस बोलते हैं। तो इस प्लांट के ओव्यूल के अंदर दो न्यूसिलस भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ऐसी अपवाद भी पाए जाते हैं, लेकिन सामान्यतया एक ओव्यूल के अंदर एक ही न्यूसिलस या एक ही बीजांडकाय उपस्थित होता है। अब इस न्यूसिलस की उपस्थिति के आधार पर भी प्लांट में दो प्रकार के ओव्यूल देखने को मिलते हैं। पहला प्रकार है टेन्यूनिसलेट या तनु बीजांडकाय। टेन्यूनिसलेट का मतलब होता है कि ये थिन प्रकार के होते हैं, यानी तनु का मतलब होता है कि ऐसे ओव्यूल जिनके अंदर जो है न्यूसिलस जो है ये एक ही परत से मिलकर बना होता है, उसे ही हम सामान्यतया न्यूसिलस कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल। और मेगास्पोर मदर सेल या जो मेगास्पोरोफाइट की प्रथम कोशिका होती है, तो ये मेगास्पोर मदर सेल जो है मेगास्पोरोफाइट की कोशिका होती है, इसके चारों तरफ पाई जाती है एपिडर्मिस। तो अब न्यूसिलस क्या होता है कि यह एपिडर्मिस और जो ये मेगास्पोरोफाइट होता है, एपिडर्मिस और मेगास्पोरोफाइट दोनों के बीच में या तो न्यूसिलस की कोई भी परत मौजूद नहीं होती है अथवा एक परत मौजूद होती है। हालांकि इस डायग्राम में हमने एपिडर्मिस देख रहे हैं और ये स्पोरोफाइट मेगास्पोरोफाइट देख रहे हैं, इनके बीच में कोई भी परत मौजूद नहीं है। तो ऐसे न्यूसिलस जहां पर ये एपिडर्मिस और मेगास्पोरोफाइट के बीच में कोई भी परत उपस्थित नहीं होती है या अथवा एक ही परत उपस्थित होती है, तो ऐसे न्यूसिलस जो है टेन्यूनिसलेट या तनु बीजांडकाय कहलाते हैं। और यह जितनी भी एडवांस फैमिलीज होती हैं उनके अंदर इस प्रकार की कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलती है, जो कि सामान्यतः जो यूनिटेगमिक ओव्यूल है, यूनिटेगमिक ओव्यूल आपने पढ़े थे जिनमें एक इंटेगुमेंट पाया जाता है, उनके अंदर भी यह टेन्यूनिसलेट कंडीशन जो है देखने को मिलती है। दूसरे प्रकार के जो ओव्यूल है उन्हें बोलते हैं क्रेसिन्यूसिलेट। क्रेसिन्यूसिलेट का मतलब होता है स्थूल बीजांडकाय। स्थूल का मतलब यहाँ पर कोशिकाएं अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो जो आपने अभी बात की थी कि एपिडर्मिस और ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ये टेन्यूनिसलेट मैंने यहाँ पर वापस बनाया है, तो यहाँ पर ये है क्रेसिन्यूसिलेट। यहाँ पर क्या होता है, ये एपिडर्मिस है, सबसे बाहर एपिडर्मिस प्रेजेंट है। ये सबसे बीच में आप देख रहे हो मेगास्पोर मदर सेल, जो कि मेगास्पोरोफाइट की कोशिका है। तो एपिडर्मिस और मेगास्पोरोफाइट के बीच में जब कई परतें पाई जाती है न्यूसिलस की, यानी न्यूसिलस जो है कई कोशिकीय परतों से मिलकर बना होता है, तो इस प्रकार का बीजांडकाय जो है क्रेसिन्यूसिलेट प्रकार का जो है बीजांडकाय या न्यूसिलस कहलाता है। तो यानी कहने का सीधा सा तात्पर्य यह है, टेन्यूनिसलेट के अंदर एक परत होती है या फिर अनुपस्थित होती है, जबकि क्रेसिन्यूसिलेट के अंदर जो एपिडर्मिस और मेगास्पोरोफाइट के बीच में न्यूसिलस की कई परतें पाई जाती हैं। सामान्यतया मोनोकोट में इस प्रकार की कंडीशन देखने को मिलती है। तो न्यूसिलस के आधार पर इस प्रकार हमने देखे दो प्रकार के ओव्यूल हैं, यह है टेन्यूनिसलेट और यह है क्रेसिन्यूसिलेट ओव्यूल है। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, ये है इसके इंटेगुमेंट्स, ये है इंटेगुमेंट और ये भी इंटेगुमेंट, ये दो परतें हैं, ये आउटर इंटेगुमेंट और ये इनर इंटेगुमेंट है, और यहाँ पर जो है इस प्रकार न्यूसिलस का निर्माण हो रहा है। आगे चलते हैं कि न्यूसिलस जो है क्या कार्य करता है। तो ओव्यूल जो है इसका सबसे बड़ा, सबसे केंद्रीय भाग जो कि इस ओव्यूल को घेरे हुए होता है, उस भाग को हम न्यूसिलस बोलते हैं। और इस न्यूसिलस के अंदर जो उत्तक उपस्थित होता है उसे हम कहते हैं एम्ब्रियोसेक। तो ये एम्ब्रियोसेक जो है इसको चारों ओर से घेरे हुए होता है, उसे सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। और एम्ब्रियोसेक वास्तव में फीमेल गेमेटोफाइट पाया जाता है। कई बार इस न्यूसिलस के द्वारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम भी होता है, तो ये न्यूट्रिटिव टिश्यू की भांति भी काम करता है। कुछ फ्लोरिंग प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर यह एम्ब्रियो में फर्टिलाइजेशन के उपरांत भी
न्यूट्रिशन के सोर्स के रूप में पाया जाता है। सामान्यतया फर्टिलाइजेशन तक इस न्यूक्लियस का उपभोग कर लिया जाता है, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जिनके फ्लावर्स में ये जो न्यूक्लियस उत्तक पाया जाता है, ये फर्टिलाइजेशन के उपरांत भी पाया जाता है, और यहाँ पर यह पेरिस्पर्म या परिभ्रूणपोष के रूप में पाया जाता है। पेरिस्पर्म या परिभ्रूणपोष के रूप में पाया जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर इस सीड के अंदर जब सीड बन जाता है, उस सीड के अंदर भी एक पोषक उत्तक की परत पाई जाती है, जिसका निर्माण न्यूक्लियस के द्वारा होता है। तो पेरिस्पर्म जो है न्यूक्लियस से बनी हुई न्यूट्रिटिव टिश्यू की परत होती है, जो कि सीड के अंदर पाई जाती है, और यह इस एम्ब्रियो और एम्ब्रियोसेक या भ्रूणकोष जो है इसके चारों तरफ पाई जाने वाली परत होती है, इसे हम पेरिस्पर्म कहते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल जैसा कि आपने देखा कि इन दोनों इंटेगुमेंट जो है पूरे ओव्यूल जो है इसके अंदर उपस्थित न्यूक्लियस को घेरे हुए होते हैं, और इस ओव्यूल के अंदर जहां पर छिद्र पाया जाता है, जो दोनों इंटेगुमेंट के बीच में जो प्रवेश द्वार पाया जाता है, इस प्रवेश द्वार को हम माइक्रोपाइल बोलते हैं, और इसी द्वार से होकर पोलन ट्यूब जो है अंदर प्रवेश करती है। पोलन ट्यूब पेनिट्रेट करती है, पोलन ट्यूब जो अंदर प्रवेश करती है, जिसे एक छोटे स्पोर के रूप में देखा जा सकता है। कई बार फ्रूट्स जब मैच्योर हो जाते हैं, फ्रूट पक जाते हैं, फ्रूट्स बन जाते हैं, उस समय जो उनके सीड होते हैं, उस पके हुए जो सीड होती है, इन सीड के ऊपर भी एक छोटा सा पोर देखा जा सकता है। ये पोर वास्तव में माइक्रोपाइल जो होता है, तो जो सीड के ऊपर भी ये प्रेजेंट हो सकता है। ये माइक्रोपाइल दो प्रकार के हो सकते हैं, एंडोस्टोम और एक्सोस्टोम। ये इस आधार पर है, अगर इनर इंटेगुमेंट के द्वारा माइक्रोपाइल बनता है तो एंडोस्टोम कहते हैं, जो कि अधिकांश प्लांट्स में पाया जाता है कि इनर इंटेगुमेंट है, इसके द्वारा ही माइक्रोपाइल बनता है। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें आउटर इंटेगुमेंट के द्वारा भी माइक्रोपाइल बनता है, जिसे हम एक्सोस्टोम कहते हैं, और यूफोर्बिएसी फैमिली के प्लांट्स में एक्सोस्टोम पाए जाते हैं, जहां पर आउटर इंटेगुमेंट जो है इसके द्वारा माइक्रोपाइल का निर्माण होता है। नेक्स्ट है केलाजा। केलाजा या निभाग जो है, जैसा कि हमने पहले ही बात की थी, माइक्रोपाइल जो है इसकी विपरीत दिशा में पाए जाने वाला जो भाग है उसे हम केलाजा बोलते हैं। तो ये केलाजा जो है, माइक्रोपाइल और केलाजा जो है, ये एक दूसरे के विपरीत पाए जाने वाले भाग होते हैं। नेक्स्ट है रेफी। रेफी जो यहाँ पर देखने को मिलती है, रेफी फ्यूनिकुलस का भाग होता है। ये जो फ्यूनिकुलस है, ये फ्यूनिकुलस का भाग होता है जो आगे तक कंटिन्यू रहता है, और यह ओव्यूल जो है इसकी भित्ति से जुड़ा होता है। तो फ्यूनिकुलस का वह भाग जो ओव्यूल की भित्ति से जुड़ा होता है, और कई बार जब ओव्यूल से बीज बन जाता है, बीज बनने के उपरांत भी उस बीज के ऊपर जो है एक विजिबल लाइन के रूप में दिखाई देता है, या एक जो है उभरी हुई स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देता है। तो बहुत से बीज आपको देखने को मिलेंगे कि बीज के ऊपर एक उभरी हुई जो है एक खांच पाई जाती है, उभरी हुई जो है एक स्ट्रक्चर पाई जाती है या लाइन पाई जाती है। तो ये लाइन जो है ये रेफी कहलाती है। ये एक्चुअली फ्यूनिकुलस का ही एक भाग होता है। तो यहाँ पर ओव्यूल जो है इसकी जो रेगुलर स्ट्रक्चर्स है, जो रेगुलर संरचनाएं हैं, ये यहाँ पर कंप्लीट होती है। इसके बाद उपरांत चलते हैं, इसके कुछ रूपांतरण यहाँ पर विशेष प्रकार की संरचनाएं जो ओव्यूल में उपस्थित हो सकती है, जिसे ऑब्ट्यूरेटर या सेतुक बोलते हैं। एक भाग है जिसे ऑब्ट्यूरेटर या सेतुक कहते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, ये सामान्य ओव्यूल है। सामान्य ओव्यूल है जिसमें ये आउटर इंटेगुमेंट है, ये इनर इंटेगुमेंट है, ये आउटर इंटेगुमेंट और ये इनर इंटेगुमेंट है। ये यहाँ पर इसका जो है न्यूक्लियस पाया जाता है, और न्यूक्लियस के अंदर एम्ब्रियोसेक प्रेजेंट है। सामान्य ओव्यूल है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ भाग जो है रूपांतरित होते हैं, और ये रूपांतरण होकर ये जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिन्हें कहते हैं ऑब्ट्यूरेटर कहते हैं। इन ऑब्ट्यूरेटर का काम होता है कि माइक्रोपाइल के नजदीक पाई जाने वाली एक स्ट्रक्चर होती है, जो कि इस ओव्यूल के किसी न किसी भाग की अतिवृद्धि होती है। यानी ऑब्ट्यूरेटर माइक्रोपाइल के समीप पाई जाती है, ओव्यूल के ही किसी भाग की अतिवृद्धि होती है, और इसका काम होता है नरिशमेंट प्रदान करना और पोलन ट्यूब को गाइड करना, ताकि माइक्रोपाइल में प्रवेश कर सके। ऑब्ट्यूरेटर जो है इनका काम होता है पोलन ट्यूब को गाइड करना। पोलन ट्यूब जो है उसे रास्ता दिखाने का काम जो है इन ऑब्ट्यूरेटर के द्वारा किया जाता है, जिसे आप सेतुक बोलते हैं, जो कि पोलन ट्यूब को जो है एक रास्ता दिखाती है एम्ब्रियोसेक की तरफ। दूसरा इसका काम होता है इस पोलन ट्यूब को पोषण प्रदान करना। तो पोलन ट्यूब यहाँ तक पहुंच गई है, इसे पोषण प्रदान करने का काम भी ऑब्ट्यूरेटर के द्वारा किया जाता है। अब आता है ओव्यूल का सबसे महत्वपूर्ण भाग, जहां पर वास्तव में फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होना होता है।
ये आपको ओव्यूल दिख रहा है। इस ओव्यूल का ये जो केंद्रीय भाग होता है, जो कि न्यूक्लियस से घिरा हुआ भाग होता है, इसे हम एम्ब्रियो सेक बोलते हैं, भ्रूण कोश बोलते हैं। एक शब्द और आएगा आपके पास, भ्रूण पोष। भ्रूण पोष अलग होता है, ये भ्रूण कोश है जिसे हम एम्ब्रियो सेक बोलते हैं। एम्ब्रियो सेक वास्तव में फीमेल गेमेटोफाइट होता है, यानी मादा युग्मकोद्भिद जो है उसे ही हम एम्ब्रियो सेक बोलते हैं। ये एक अंडाकार संरचना होती है जो ओव्यूल के अंदर स्थित होती है और न्यूक्लियस के द्वारा घिरी होती है, और इसके अंदर एग सेल प्रेजेंट होती है, और यह एग सेल जो है ये फर्टिलाइजेशन में भाग लेती है, और जिससे फाइनली जो है जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो इस एम्ब्रियो सेक पर आगे हम बहुत ही विस्तृत चर्चा करने वाले हैं आगे की क्लासेस में। तो ये एम्ब्रियो सेक ओव्यूल का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे केंद्रीय भाग होता है, जो कि फीमेल गेमेटोफाइट या मादा युग्मकोद्भिद कहलाता है। तो यहाँ पर हमने आज की क्लास में हमने देखा कि ओव्यूल की स्ट्रक्चर को हमने पूरा डिटेल में पढ़ा है। ओव्यूल के एक एक भाग को हमने, चाहे फिलिकुलस हो, हाइलम हो, इंटेगुमेंट्स हो, न्यूक्लियस हो, माइक्रोपाइल हो या फिर एम्ब्रियो सेक, ये सभी भागों को हमने डिटेल में देखा है। और इन सभी को देखने के बाद हमें पता लगा है कि ओव्यूल के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण केंद्रीय भाग जो फीमेल गेमेटोफाइट होता है वह एम्ब्रियो सेक होता है। इस एम्ब्रियो सेक या भ्रूण कोश के चारों तरफ जो उत्तक पाया जाता है जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और इस न्यूक्लियस का काम जो होता है इसकी सुरक्षा और इसे पोषण प्रदान करना होता है, और यह न्यूक्लियस फाइनली घिरा होता है इंटेगुमेंट से। इंटेगुमेंट से यह घिरा होता है, और माइक्रोपाइल जो है ये पोलन ट्यूब को रास्ता दिखाने का काम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ऑनलाइन क्लासेस में जुड़े रहने के लिए। आगे इसी टॉपिक को हम फीमेल गेमेटोफाइट को हम कंटिन्यू करेंगे, और आगे की क्लासेस के अंदर हम इसे फीमेल गेमेटोफाइट की पूरे स्ट्रक्चर और टाइप्स को हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।